नमस्कार, डिस्क्लोजर विद विनोद में आपका स्वागत है। और आज डिस्क्लोज करेंगे बीजेपी के सीनियर लीडर और पूर्व विधायक अश्विनी शर्मा। अश्विनी जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी। आज पूरे सोशल मीडिया पे कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं जिसमें ऐसा दिखाया जा रहा है कि शहीदों की शहादत पर भारतीय जनता पार्टी के लोग सियासत करते हैं। जैसे हम बात करें उत्तर प्रदेश की, वहां पर बलिदानी की मां रो रही है और ये चेक देने वाले नेता मंत्री फोटो खिंचवा रहे हैं। ये चिंता का विषय है। देखिए, सबसे पहले तो ये जो हमारे शहीद ऑफिसर और जवान हुए हैं, उनको भावपूर्ण मैं अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने इस देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है। ऐसा मुझे लगता है कि जितने भी हमारे सेना में, पैरामिलिट्री फोर्सेस में, जम्मू कश्मीर पुलिस के जो हमारे ऑफिसर जवान हैं, जो लगातार 32 साल से इस आतंकवाद से मुकाबला कर रहे हैं और काफ़ी जो अंकुश है आतंकवाद पे इन हमारे ऑफिसर और जवानों ने लगाया भी है और आतंकवाद को लगभग आखिरी सांसें गिनने पर मजबूर किया है। जैसे अभी आपने बात की है कि यो हमारे जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, जो हमारे कैप्टन जो शहीद हुए हैं, उनके परिवार में एक जो वायरल हुआ है, वो लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक सरकार की तरफ से कोशिश होती है कि जो भी उसके लिए रिलीफ वगैरह कोई हमारा ऑफिसर जवान शहीद होता है तो उसके लिए एक रिलीफ के तौर पर सरकार की तरफ से जो वहाँ की जो भी गवर्नमेंट है, चाहे यूपी में है, चाहे मध्य प्रदेश में है, चाहे और किसी स्टेट में होगी, तो उन्होंने एक राशि जो है रखी होती है ताकि उनके परिवार को उसके वजह से एक सिंपैथी जो होती है वो दिखाई जाए। तो मुझे लगता है कि ये जो वीडियो वायरल हुआ है, कहीं ना कहीं उससे ये चीज़ें जो हैं वो नहीं होनी चाहिए कि अगर कोई वहां पे जाके सियासत करता है या कोई भी हो, तो ये गलत बात है। अश्विनी जी, आप ईश्वर से ये कामना नहीं करेंगे ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे जो चेक देने के साथ सरकारी फोटोग्राफर भी लेके जाते हैं? मतलब आप उस परिवार के साथ संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। चेक देना एक बहुत बड़ी बात है कि वहां पर जो राशि तय किया गया है कि बलिदानी को, परिवार को इतना पैसा दिया जाएगा, अच्छी बात है, लेकिन उसका महिमा मंडल करना, उस पर सियासत करना, उनको सद्बुद्धि की भी कामना करेंगे आप? नहीं, वो ऐसी बात नहीं है। वो गलत है कि कोई भी सरकारी तौर पे अगर कोई मंत्री जाता है या कोई विधायक जाता है तो मुझे लगता है कि बड़े ही एक शालीन तरीके से, एक तो जो जिसने बलिदान दिया है, इससे बड़ा बलिदान, प्राणों से ज़्यादा देश के लिए कुर्बानी देना, अपने प्राणों की आहुति देना, इससे बड़ा बलिदान कोई नहीं हो सकता। तो ये गलत बात है। मुझे लगता है कि ये जैसे ये वीडियो वायरल हुआ है, कोई अपनी तरफ से जो मंत्री गए थे उन्होंने ऐसी कोशिश नहीं की होगी, लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है कि जब सरकार की तरफ से कोई मदद देने जाता है तो जो सरकारी एक इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट होता है, जहाँ कोई ऐसे लोग होते हैं वो साथ में चले जाते हैं और कहीं कहीं ऐसा हो जाता है। वो ये आपकी बात सही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। एक शहीद की अंत्येष्टि 1.5 घंटा लेट हो गई क्योंकि मंत्री जी आ रहे थे। इसके बारे में मुझे अभी जानकारी नहीं है कि अगर उनकी क्रिमेशन होनी थी तो मंत्री जी की वजह से ये डिले हुआ, वो मेरे पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन जिन्होंने भी ये सर्वोच्च बलिदान देश के लिए दिया है उनको हम नमन करते हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, जो जहाँ जहाँ भी हमारी सरकारें हैं, हमारी कोशिश रहती है कि उनको अच्छे तरीके से उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित किए जाए और देश जो है कभी भी उनका एहसान जो है वो चुका नहीं सकता है। आपने देखा होगा कि जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं, जिस कैप्टन शुभम गुप्ता जी का, उन्होंने अपने प्राण जो दिए हैं वो वहाँ पे अगर वो चाहते तो, जैसे सिविलियंस लोग भी वहां थे, मुझे लगता है कि काफी सारी वहां सिविलियंस की जानें भी जा सकती थी, लेकिन उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। लेकिन इस देश की जो सिविलियंस लोग थे, या देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति उन्होंने दी है, उसको देश हमेशा याद रखेगा और कभी भी इसका जो एहसान है इन लोगों का हम भुला नहीं सकते हैं। आपके विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारे लोगों ने
शहादत दी है, मुझे याद है। और मुझे ये भी याद है कि आप किसी भी अंत्येष्टि में लेट नहीं आए। क्या इनको भी इसकी जानकारी होनी चाहिए? इनको भी भावनाएं समझनी चाहिए कि किसी ने अपनी शहादत दिया, प्राणों की आहुति देकर। ये बिल्कुल आपकी सही बात है कि कहीं भी ऐसा जब होता है तो हम तो वहाँ पर जब कोई भी वहाँ उनका पार्थिव शरीर जब पहुंचता था गांव में, तो हम तो सबसे पहले उसको स्वागत करने के लिए उसको रिसीव करते थे। एक इतनी बड़ा जो ट्रेजेडी होती थी, जो प्राणों की जो आहुति जिन लोगों ने दी है, तो मुझे लगता है कि पूरा देश इसमें सभी बगैर पॉलिटिक्स के मुझे लगता है कि सबको आगे आना चाहिए और इन लोगों का सम्मान जो है इन बलिदानियों का और इनके परिवार का, मुझे लगता है कि जिस परिवार से भी ऐसे हमारे जवान या ऑफिसर जो जाते हैं उन परिवारों का भी पूरा मान सम्मान जो होना चाहिए। जैसे अभी यूपी की आपने बात की, तो आदित्यनाथ योगी जी ने, जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ये फैसला किया था कि एक सामान्य अच्छी राशि जो है उनके परिवार को दी जाए, ताकि वो सम्मानजनक जीवन जो है, वो जो पीछे रह जाते हैं, वो अपना सम्मानजनक जीवन जो है वो व्यतीत कर सकें। तो इसलिए मुझे तो यही लगता है कि एक तो सबसे पहले आपको वहाँ पहुँचना चाहिए, परिवार को वहाँ पे आप अगर उनके साथ शोक व्यक्त करें, उन्हें सद्भावना दें, तो ये आपका फर्ज बनता है। कोई भी नेता हो या कोई वहाँ का विधायक हो, मंत्री हो, तो समय पर पहुँचना चाहिए और जो भी उनका परिवार है उसका पूरा सम्मान जो है वो करना चाहिए। अश्विनी जी, मुझे लगता है कि जो सत्यपाल मलिक कह रहे थे उसमें कुछ सच्चाई तो नहीं नजर आ रही है। वो कह रहे थे कि ये शहीदों पर भी सियासत कर सकते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। सत्यपाल मलिक जी जब तक तो यहाँ रहे, वो एक बड़े ही संवैधानिक पद पे वो रहे हैं। ये चीजें जो हैं, कोई भी ये पार्टी पॉलिटिक्स के ऊपर उठकर मैं बात करूंगा, इस देश के अंदर जो भी राष्ट्रवादी लोग हैं वो कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि किसी एक शहीद के साथ वो राजनीति करेंगे, जहाँ जो शहादत देता है उसके प्रति कोई ऐसा भाव वो रखते हो, ऐसा नहीं है। सत्यपाल मलिक जी, वो आपको पता है कि वो अपने तरीके के इंसान हैं, अलग अलग चीज़ों पे कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते रहते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी बात है। वो उनका अपना निजी विचार होते हैं, वो कभी बोल देते हैं, वो उनका अपना एक मुझे लगता है कि एक शैली है बात करने की, वो कभी भी कुछ भी बोलते हैं। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि हो सकता है राम मंदिर पर भी हमला करवा दें। देखिए, ये सारा अब सत्यपाल मलिक जी, कभी उनका इंटरव्यू लेने राहुल गांधी जी पहुंच जाते हैं, कभी उनका इंटरव्यू लेने कहीं वो खुद सामने आ जाते हैं। तो ऐसी राजनीति करना, या एक संवैधानिक इतने बड़े पद पे रह के ऐसे लोगों को ऐसी बातें जो है वो शोभा नहीं देती। मतलब देखो, हमारा संगठन एक ऐसा संगठन है, राष्ट्रवादी संगठन है। सबसे पहले जो हमारा है नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड और सेल्फ लास्ट। हम तो इस विचारधारा के ऊपर जो पार्टी का संगठन है वो काम करता है। हमें तो सबसे पहले सर्वोपरि जो है वो देश है, उसके बाद हमारा संगठन है, उसके बाद हम है। हम तो इस नीति को लेकर आगे बढ़ते हैं। ये तो सत्यपाल मलिक जी जो कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, मुझे उससे लगता नहीं है कि इसमें कोई सच्चाई होती है। वो ऐसे ही हवा में बहुत सारी बातें वो करते हैं। अश्विनी जी, ढांगरी को छोड़ करके अभी तक 26 सैन्य जवानों ने अपनी बलिदान दिया है। तो आप टॉल क्लेम करते हैं, पार्लियामेंट में ये कहते हैं कि गिरावट आई है, आतंकवाद में कमी आई है, लेकिन आतंकवाद का गढ़ अब कश्मीर के बजाय पूंछ राजौरी हो गया है। और आज ये भी इंफॉर्मेशन एजेंसीज के पास है कि पाकिस्तान के रिटायर्ड सैनिक भी इस ओर आ चुके हैं, एलओसी पार कर गए। देखिए, जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, जैसे आपने रिटायर्ड उसके जो एक्स सर्विसमैन हैं, सैनिक हैं, एक बहुत बड़ी बौखलाहट जो है पाकिस्तान के अंदर है। एक अंदरूनी हालात जो पाकिस्तान के अंदर हैं, और पूरी दुनिया ने जो पाकिस्तान को जिस तरीके से नकारा है, सबसे बड़ा कारण उसका यही है कि वहाँ पे आतंकवाद की फैक्ट्री है। जो प्रोडक्शन वहाँ पे होता है वो आतंकवाद का प्रोडक्ट वहाँ से निकलता है। तो इसलिए पूरी दुनिया में वो सामने उसकी असलियत जो आ चुकी है, बौखलाहट में है। अगर आप ये कहते हैं, आपने देखा होगा, आप पुराने पत्रकार हैं, कई सालों से लगातार जर्नलिज्म में आप काम कर रहे हैं। आज से जो 20 साल पहले जो स्थिति जम्मू कश्मीर की थी, आज आप देखिए जम्मू कश्मीर के अंदर, अगर कश्मीर में भी आप जाइए जहां गढ़ था आतंकवाद का, आज सचमुच में जो गिरावट जो है आतंकवाद में ये आई है, जो सच्चाई है।
लगता है कि कहीं ना कहीं बौखलाहट में पाकिस्तान जो है, अब कश्मीर के अंदर आप देखिए कि किस तरीके से ऑपरेशन ऑल आउट जो चलाया गया, और सरकार का एक विल था कि जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के ऊपर सरकार ने काम किया और सेना को पूरे अधिकार दिए, पैरामिलिट्री फोर्सेस को, जम्मू कश्मीर पुलिस, ये तीनों जो एजेंसीज थी जहां पर आतंकवाद के खिलाफ जो काम कर रहे थे, जो फोर्सेस थी, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया और जितने भी बड़े बड़े कमांडर्स थे, आतंकी कमांडर थे, उनको ढेर किया। और अभी भी आप देख रहे हैं कि जहां भी कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है, कहीं वो कोशिश करते हैं अपनी एग्जिस्टेंस दिखाने की, तो उनको ढूंढ निकाल कर उनको छोड़ा नहीं जाता और उनको पूरे सही जगह उनको पहुंचाया जाता है। ऐसे ही अभी पुंछ राजौरी के अंदर जैसे आपने कहा है, उनकी कोशिश है कि कुछ ना डिस्टर्बेंस जो है जो जम्मू डिवीजन के अंदर भी पैदा की जाए, लेकिन हमारी सेना जो है, अभी देखा हमारे ऑफिसर जो हैं, उन्होंने बिल्कुल ये क्लियर स्टेटमेंट दिया है कि कहीं भी आतंकवादियों को जो इस एरिया के अंदर भी छोड़ा नहीं जाएगा और उनको ये अलो नहीं किया जाएगा कि वो इस किस्म के हालात पैदा करें। ढूंढ के उनको निकाल के, अभी 2 टेररिस्ट मारे गए हैं, ऐसे ही जो बाकी बचे हैं उनके ऊपर भी पूरा टारगेट जो है वो सेना और पैरामिलिट्री फोर्सेज और जम्मू कश्मीर पुलिस का जो फोर्सेज हैं उनका है, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। और आतंकवाद जो है वो, जो मोदी सरकार है, वो जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के ऊपर उनका यही थी पॉलिसी थी, आज भी है और ये रहेगी। और आतंकवाद का जहां से नाश जो है वो होगा। और ये मुझे लगता है कि आतंकवाद आखिरी सांसें गिन रहा है, इसलिए ऐसी वारदातें जो है पाकिस्तान के जरिए इस आतंकवाद को जिंदा दिखाने के लिए ये वारदातें जो है की जाती हैं। अश्विनी जी, जिस तरीके से पुंछ और राजौरी में आतंक फैल रहा है, अगर पलायन होता है तो फिर सरकार क्या जवाब देगी, जो पार्लियामेंट में कहती है कि माहौल 5 अगस्त 2019 के बाद शांत हो गया? देखिए, 5 अगस्त 2019 के बाद जो बदलाव जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ है, उसे पूरी दुनिया और पूरा देश जानता है। अभी आपने देखा होगा कि जिस तरीके से वहां पर जो माहौल होता था, वहां पाकिस्तानी झंडे लहराए जाते थे, वहां स्टोन पेल्टिंग होती थी, वहां ये लोग कहते थे कि अगर 370-35 से गया तो यहाँ झंडा उठाने वाला कोई नहीं रहेगा। आज वही तिरंगा लेकर वो हमारे कश्मीरी भाई अपने घरों के ऊपर तिरंगा भी लगाते हैं। और लाल चौक के अंदर कोई हमारा देश का कहीं से भी कोई टूरिस्ट जाता है, कोई भी जाता है, तो बड़े गर्व के साथ लाल चौक पे खड़ा होकर वो तिरंगा लहराते हैं। और पहले वो स्थिति जो थी वो आपको पता है कि क्या स्थिति थी। तो इसलिए बदलाव तो हुआ है, इसी कारण जो है पाकिस्तान बुखलाया है कि ये जो बदलाव आ रहा है, जो कश्मीरी लोग हैं उनका जो मन बदल रहा है, इसलिए उसको बुखलाहट है। और ये वारदातें वो कहीं ना कहीं इसको कायम रखने के लिए पाकिस्तान द्वारा ये यहाँ पर ऐसे हालात बनाए जाते हैं, लेकिन कहीं भी ऐसी स्थिति नहीं आएगी। जो सेना जो है पूरी तरह से सक्रिय है और सेना के जो हमारे बड़े ऑफिसर हैं वो वहां पर बैठे हैं और इनको एक टारगेट बना के वो आतंकवादियों को जहां मौका नहीं दिया जाएगा कि वो ऐसे हालात जम्मू डिवीजन के अंदर भी करें, उस पर पूरी नजर जो है वो सेना, पैरामिलिट्री फोर्स और जम्मू कश्मीर पुलिस की है। अश्विनी जी, प्लान जैसी स्थिति तो नहीं बनी है ना? नहीं, अभी आपने देखा होगा कि कोई ऐसी स्थिति नहीं है और ना ही ये स्थिति आएगी। ये इक्का दुक्का जो वारदातें यहाँ पे कर रहे हैं और उनकी कोशिश है कि यहाँ एक टेरर पैदा किया जाए, लेकिन सेना जो है बिल्कुल अलर्ट है और बाकी जो फोर्सेज हैं तो इनका एक अच्छा अपने आपस में कोऑर्डिनेशन है। बाकी एजेंसीज जो हैं कोऑर्डिनेशन में काम कर रही हैं और इनको लो नहीं किया जाएगा कि ये ऐसे हालात जम्मू डिवीजन के अंदर पैदा करें। मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरीके के हमारे सेना के ऑफिसर और जवानों में जज्बात, जुनून है, जो एक सेकंड में अपनी जान कुर्बान तक कर देते हैं इस देश के लिए, वो ऐसा कभी नहीं होने देंगे। और इसके लिए ये पूरा तय है कि ऐसी स्थिति जो है वो जम्मू के अंदर नहीं आएगी। जम्मू कश्मीर बदल रहा है, जम्मू कश्मीर विकास की ओर आगे बढ़ रहा है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट जहां पे आ रहे हैं, बड़ा बड़ा काम जहां पे हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें जहां 370 और 35 से टूटने के बाद यहाँ पे हुई है, तो ऐसा मेरा मानना है। लेकिन आतंकवाद का गढ़ यहाँ शिफ्ट होना ये चिंता का विषय है। राजौरी, पुंछ और उसके बाद हो सकता है जम्मू में भी एक्टिविटी शुरू हो जाए। देखिए, बड़ा दुख है कि हमारे जो ऑफिसर और जवान मारे गए हैं जिन्होंने जान दी है देश के लिए, लेकिन कहीं कहीं कभी कभार ऐसे इंसिडेंट जो है वो हो जाते हैं। पाकिस्तान जो हमेशा कोशिश करेगा कि कहीं ना कहीं वो ऐसी एग्जिस्टेंस जो है, जैसे आपने कहा कि उनके जो सेना के रिटायर्ड जवान हैं, अब उनको भी इन्वॉल्व करके, ये एक बुखलाहट है उसकी
तो ये उनको छोड़ा नहीं जाएगा। किसी भी रूप में अगर कोई टेररिस्ट बनकर इस देश के अंदर आएगा, जम्मू कश्मीर के अंदर आएगा, तो उसको उसकी सही जगह पे जो है वो पहुंचाया जाएगा। ये बिल्कुल तय है, क्योंकि गवर्नमेंट की विल है और सेना और पैरामिलिट्री फोर्सेस, जम्मू कश्मीर पुलिस को पूरे अधिकार दिए हैं कि ऐसे लोगों को ढूंढ के निकाला जाए और उनको उनकी सही जगह जो है वो पहुंचाया जाए। पाकिस्तान आतंकवाद की फैक्ट्री, आप मानते हैं पाकिस्तान दुश्मन है, आप मानते हैं पाकिस्तान अपने लिए भी दुश्मन है और भारत के लिए भी दुश्मन है। और जो लोग ये वकालत करते हैं कि पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए, इवन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी कहते हैं, महबूबा भी कहते हैं कि कश्मीर के मुस्तकबिल यानी फ्यूचर को लेकर के पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए, उन नेताओं को आप क्या कहेंगे? देखिए, ये नेता जो हैं, इनका पाकिस्तान से प्रेम जो है, जो कभी कभी सामने आता है, जो अंदर से बातें करते हैं, बाद में यही लोग जो हैं फिर दूसरी बात पे भी आ जाते हैं। सरकार का एक क्लियर कट जो पॉलिसी है कि जब तक आतंकवाद को पाकिस्तान प्रमोट करेगा तब तक उससे कोई बातचीत होगी नहीं। ये हमारे प्रधानमंत्री, हमारे रक्षा मंत्री, हमारे गृह मंत्री ने खुले तौर पर ये कहा है और आज तक इससे कोई समझौता भी नहीं किया है। पाकिस्तान अब खुद ये गिड़गिड़ाता है कि उसके साथ कोई बातचीत की जाए, लेकिन जो भारत सरकार जो है वो इसमें पूरा क्लियर कट एक पॉलिसी पे चल रही है कि जब तक आतंकवाद को पाकिस्तान बंद नहीं करेगा, वहां से टेररिस्ट पर कंट्रोल नहीं करेगा, तब तक पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं होगी। और ये जो लीडर हैं जो जम्मू कश्मीर के अंदर अलग अलग अपने स्टेटमेंट्स कभी कुछ स्टैंड बदलते हैं, तो ये इनका पुराना वो है, पाकिस्तान से प्रेम इनका झलकता है, वो पहले भी था अभी भी है। तो लेकिन अब इनको वो सरकार अब केंद्र में है नहीं जो पहले सरकार होती थी कांग्रेस की, जो इन्हें पूरा वहां से शेल्टर मिलता था और वहीं से मुझे लगता है कि ये आतंकवाद जो है वो इस तरीके से फैला है। आज वहां पे ऐसी सरकार है जो आतंकवाद से बिल्कुल सख्ती से और जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के ऊपर काम कर रही है और इन लीडर्स की जो बात है वो सुनने को कोई तैयार नहीं है, ना ही इनको सुना जाएगा। हर्ष, मुझे कहावत है कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो पत्थर नहीं मारा करते, अगर कोई पत्थर मारेगा तो उनको ज्यादा नुकसान होता है। जिन सियासी जमातों की आप बात कर रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की, इनके साथ आपने सरकारें भी बनाई हैं और आप बात कर रहे हैं पाक प्रेम की। बिना न्योते के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पाकिस्तान चले गए थे, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी बस लेकर के चले गए थे। इस पर देखिए, एक समय था जब प्रधानमंत्री हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जो प्रधानमंत्री थे वो बस लेके गए थे, एक कोशिश की गई थी। उसके बाद जब मोदी जी ने 2014 में उन्होंने कारगिल दिया, फिर 2014 में जब मोदी जी ने शपथ ली थी पहली बार प्रधानमंत्री बनाने की, इनको इनवाइट किया, तो एक कोशिश थी उनकी। उसके बाद वो वहां भी गए, लेकिन जब ये एक तय हो गया कि पाकिस्तान जो है वो सुधरने वाला नहीं है और ना ही वो अपनी ऐसी गतिविधियां जो है वो बंद कर रहा है, तो उसके बाद भारत सरकार की एक क्लियर कट पॉलिसी बन गई कि इन लोगों के साथ कोई अब बातचीत नहीं होगी और ना ही किसी भी सतह पे इनसे कोई बातचीत जो है, किसी सतर की कोई बातचीत नहीं होगी। तो आज आपने देखा है कि सरकार की एक ऐसी पॉलिसी है कि पाकिस्तान के साथ जैसे आपने कहा सरकारें बनाई, ठीक है सरकार बनाई हमने, लेकिन जब सरकार ने अपना, जब तक भाजपा के साथ पीडीपी की सरकार जहां पे बनी थी, महबूबा मुफ्ती की जो लैंग्वेज थी, जो बोलती थी, वो क्या बोलती थी कि जब वो टेररिस्ट वहां पे जब टेररिस्ट कहीं अटैक होता था तो यहाँ अगर कहीं वहां के लोग जाते थे तो वो कहते थे ये लोग टॉफी लेने जाते हैं वहां, ये लोग दूध पीने जाते हैं वहां, उसकी वो लैंग्वेज थी। लेकिन जब उसने सरकार में रहते उन्होंने ये भी कहा कि अगर 370 के हाथ लगाएगा, छेड़खानी करेगा तो तिरंगे को कंधा को देने वाला कोई, उन्होंने कहा था, इसलिए 370 भी गया और 35 से भी गया और तिरंगा लेकर लोग भी मैदान में आ गए। और आपने जैसे मैंने पहले कहा है कि जो उनका कहना था, जिस तरीके से वो ब्लैकमेलिंग करते थे, वो सोचते कि जैसे कांग्रेस के साथ वहां सरकारें थी उनके साथ वो ब्लैकमेलिंग करते थे, अब कांग्रेस उनको शेल्टर करती थी, इसलिए वो उनके हौसले जो है बुलंद थे। जब उन्होंने ये सोचकर केंद्र सरकार के साथ ये बात की तो उनको पता चल गया 370 भी तोड़ी गई, 35A को भी तोड़ा गया, निरस्त किया गया और उसके बाद तिरंगे झंडे भी वहां पे लहराए और आज तो भाजपा का झंडा भी जो कश्मीर में जो है वो लहराया जा रहा है। तो ये इतना बड़ा बदलाव आया, ये सब आपके सामने है, देश के सामने है, जम्मू कश्मीर के लोग देख रहे हैं कि बहुत बड़ा बदलाव जम्मू कश्मीर के अंदर है, पूरी दुनिया देख रही है। आज इतने बड़े इवेंट्स जो वहां पर कश्मीर के अंदर हो रहे हैं, तो कोई सोचता था कभी यहाँ पे एक तिरंगा यात्रा लेकर हमें आना पड़ता था, हम तिरंगा लहराने के लिए
वहां पे जब लाल चौक में जाते थे तो बड़ी मुश्किल से बड़े सिक्योरिटी जोन में वहां पर तिरंगा, आज तो एक आम नागरिक जो है इस देश का, वो जाके लाल चौक पर गर्व से खड़ा होकर तिरंगा लेकर वहां पे भारत माता की जय भी बोलता है और तिरंगा भी लहराता है। ये बदलाव है। आपने कहा कि सरकार ने बिल्कुल सटीक फैसला लिया है कि पाकिस्तान से तब तक बातचीत नहीं की जाएगी जब तक आतंकवाद की फैक्ट्री को वो बंद नहीं करता। लेकिन जब सीज फायर हुआ तब डीजीएमओ लेवल पर बातचीत तो हुई थी, वो किस सतह पर हुई, किस स्तर पर हुई? देखिए, जब 2014 से पहले आपने देखा होगा कि जो सीज फायर हुआ, जो बॉर्डर पे ऊपर, इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर आए दिन जो है वो गोलाबारी होती थी। और 2014 के बाद देखो, अपने जो सेना, हमारी आर्मी है, बीएसएफ है, जो वहाँ हमारे रक्षक हैं, उनके हाथों को बांध के रखा हुआ था। अगर वहां से गोली आती थी, वो पहले शेलिंग करते थे, पहले फायरिंग होती थी, फिर मॉर्टर शेलिंग हुई। बड़े बड़े आपने देखा कि किस तरीके से जो हमारा अरनिया सेक्टर है, आरएसपुरा सेक्टर है, या बाकी जितना भी इंटरनेशनल बॉर्डर है, किस तरीके से वहां पर आए दिन जो है गोलाबारी होती थी और हमारे लोग जो हैं वहां से पलायन करते थे। 2014 के बाद जो वो बदलाव भी आपने देखा, जब सेना को उनके हाथ खोले गए और रक्षा मंत्री ने खुद कहा, उस वक्त हमारे जो गृह मंत्री थे वो जहां पे आए और उन्होंने खुद कहा कि हम तो किसी को छेड़ेंगे नहीं, अगर हमें कोई छेड़ेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। वो नीति उन्होंने अपनाई। आज आपने देखा है कि बहुत बड़ा बदलाव 2014 के बाद इंटरनेशनल बॉर्डर, अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है उस पर भी हुआ। आज लोग चैन की सांस ले रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं बीच में पाकिस्तान के पे आप भरोसा नहीं कर सकते, कहीं कहीं बीच में पाकिस्तान रिसेंटली सीजफायर वायलेशन हुआ, बहुत जबरदस्त हुआ, लेकिन विधानसभा हल्के में बिल्कुल हुआ, हमारे हल्के में हुआ। लेकिन आपको ये भी पता होगा कि पाकिस्तान के अंदर क्या हुआ। जब उन्होंने हमें छेड़ा तो हमने भी नहीं छोड़ा। और आपने देखा होगा कि जो जिस तरीके से पाकिस्तान फिर वो सफेद झंडे लेके आते हैं, तो उनके साथ भी उसी लहजे में जो उसका जवाब मिला और उससे भी ज्यादा जवाब मिला, इसलिए अब वो थोड़ा ठीक हुए हैं और वहां भी बदलाव दिखता है। लोग, हम तो चाहते हैं, भारत की ये कोई आज की नीति नहीं है। भारत हमेशा, जो हमारा पुराना इतिहास है, हमने विस्तारवाद की नीति पे कभी यकीन नहीं किया। हम तो जो हमें छेड़ता है हम उसको छोड़ते नहीं है, ये हमारी नीति है, ये पहले भी थी, आज भी है। और मोदी सरकार तो इसी नीति के ऊपर काम कर रही है, जो हमें छेड़ेगा हम उसको छोड़ेंगे नहीं, चाहे वो पाकिस्तान है, चाहे वो चाइना है, या कोई भी बड़ा मुल्क हो। आज भारत देश जो है वो सक्षम है, हमारी आर्मी सक्षम है, हमारी सरकार जो है उसमें दिल है और एक मजबूत सरकार है, मजबूत प्रधानमंत्री हैं और सेना जो है इस वक्त पूरे अधिकार उनको दिए हैं। इसलिए आज कोई भी देश जो है वो भारत की तरफ इस तरीके की हरकत जो है वो कर नहीं सकता है। आप ये मानते हैं अश्विनी जी कि अब अमन है कश्मीर में, लेकिन पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग कहते हैं कि जो पत्थरबाज हैं उनको जेलों में डाला गया है, सिर्फ जेएंडके की जेलों में नहीं, बाकी राज्यों की जेलों में डाला गया है और इसीलिए अमन बनाया गया है। अमन बना नहीं है, जबरन अमन बनाया गया है। ये गलत प्रोपेगेंडा है जी, जो फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती कहते हैं। मुझे आप बताइए, आज कौन सा जमाना है? अगर किसी तरीके से इतने बड़े पैमाने पर लोगों को जेलों के अंदर रखा होता तो आज वो सारी बातें जो वो सामने आती। आज वही लोग, आपने देखा नहीं कि कश्मीर के अंदर 2019 के बाद वो वही जो नौजवान हैं, आज वो उनके लिए अच्छे स्कूल्स बने हैं, उनके लिए अच्छे कॉलेज बने हैं, यूनिवर्सिटीज बनी हैं। आज गन की जगह उनको कलम दी गई है। आज वहीं से आईएएस अफसर, जेकेएस में बड़े सारे लोग आगे आ रहे हैं। तो ये बदलाव आया है, ये गलत प्रोपेगेंडा है कि आपने कितने लोगों को आपने जेलों के अंदर बंद किया होगा? हजारों लोगों को बंद किया है। कहाँ है वो लोग? कहाँ दिखते हैं? कहीं आप पत्रकार हैं विनोद जी, आपको भी पता है कि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, आजकल इतनी आगे जो है वो युग जो है वो बढ़ चुका है, इस युग में हम रहते हैं। आज ये चीजें छुपाई नहीं जाती, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। अगर वहां होता तो कोई ना कोई बाहर आपको दिखता कि पत्थरबाज कोई है, पत्थर चला रहा है। आज जो लोग पत्थरबाजों को सपोर्ट करते थे, जो लोग इनकी इकोनॉमिकली और फिजिकली इनकी मदद करते थे, आज उन लोगों को जेलों में रखा गया है जी। आज वो लोग जो खुले पत्थर चला के लोगों को शरेआम उनका कत्ल करके वो कश्मीर की सड़कों पे शरेआम घूमते थे, आज उन लोगों को जेलों में रखा गया, ना कि एक आम जो वहां का युवा है। वो युवा तो आज अपने कामकाज में, उनको पता है कि इतना टूरिज्म वहां पे बड़ा है,
करोड़ों की संख्या में आज टूरिस्ट कश्मीर के अंदर जा रहा है, जम्मू कश्मीर के अंदर आ रहा है। ये सारा बदलाव आया, आज लोग खुश हैं कि अगर इतना बड़ा टूरिस्ट वहां है तो इकॉनमी जो है वो किसकी बढ़ी, किसको उसका फायदा हुआ, उन लोगों को आज उसमें लोग उसका पूरा वेलकम कर रहे हैं। और मोदी सरकार को वो आज कहते हैं, वो खुशी है उनको कि भाई इतने सालों के बाद, 30 साल के बाद लगातार जो इतना बड़ा वहां पे एक काले बादल जो है वो छाए हुए थे, आज वो छटे हैं और आज वहां सूरज निकला है, आई रोशनी है, लोग उसकी तरफ देख रहे हैं और मोदी सरकार का गुणगान कर रहे हैं और मोदी सरकार का धन्यवाद कर रहे हैं। चलिए, पहले अंधेरा था, भाजपा ने 5 अगस्त 2019 के बाद कश्मीर में रोशनी डाली और वैसे महात्मा गांधी को भी कश्मीर से रोशनी की किरण नजर आती थी। अगर इतना ही रोशन किया है तो चुनाव करवा दें। चुनाव आ रहे हैं, अभी आप देखिए पार्लियामेंट का चुनाव होगा, उसके बाद सारी प्रक्रियाएं जो हैं, आपका जितने भी चुनाव जहां पे होने हैं सब चुनाव होंगे। और ये समय जो है, जैसे पहले भी हमने हमारे जो गृह मंत्री हैं उन्होंने ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट ये कहा था कि भाई इलेक्शन कमीशन जब भी हमें लोग करता है, जब हमें डायरेक्शन देता है, हम तैयार हैं, सरकार तैयार है। लेकिन अभी ये है कि अभी पहला इलेक्शन जो होगा यहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर अभी पार्लियामेंट का होगा, उसके बाद सारे इलेक्शन होंगे, जहाँ छोटे इलेक्शन भी होंगे और असेंबली का इलेक्शन भी होगा। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की पूरी तैयारी है, हम ग्राउंड पे काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का संगठन जो है, जो कार्यकर्ता है, वो 24/7 काम करता है, इसलिए वो इलेक्शन से डरता नहीं है। हम तो कब से कह रहे हैं इलेक्शन आए, तो सभी तैयार हैं, हम तो इलेक्शन के लिए तैयार हैं। अभी 5 स्टेट के अंदर इलेक्शन हुए हैं, वो आप देखिए, अभी रिजल्ट उनके 3 दिसंबर को आएंगे और उसके बाद जब पार्लियामेंट का इलेक्शन होता है तो उसके बाद इमीडिएट जहां पे जो आपके PRIs हैं, आपके अर्बन लोकल बॉडीज हैं, आपकी असेंबली है, सारे इलेक्शन जहां पे होंगे, ये तो बिल्कुल तय है और होंगे, जरूर होंगे। अश्विनी जी, आप बड़े मंझे हुए सियासतदान है, क्या आप ये जो 5 राज्यों के चुनावों को आप सेमीफाइनल मानते हैं 2024 के लोकसभा चुनावों का? देखिए, असर तो रहता है, लेकिन ये है कि जो स्टेट इलेक्शंस होता है, नेशनल इलेक्शन से थोड़ा इसके इश्यूज जो है डिफरेंट रहते हैं। जब आप पार्लियामेंट इलेक्शंस में देखेंगे तो लोगों का एक माइंडसेट होता है, वो नेशन की तरफ देखते हैं कि नेशन, राष्ट्र को कौन अच्छे तरीके से यहाँ रिप्रेजेंट कर सकता है, कौन भारत का नाम जो है वो दुनिया में इस कदर आगे लेके जाएगा, कौन भारत के अंदर एक समान विकास जो है, जो 140 करोड़ के लोगों को साथ लेकर चलेगा। ये सारी जो बातें हैं, ये नेशनल लेवल पर जो पार्लियामेंट इलेक्शन में देखते हैं। लेकिन स्टेट जो असेंबली के इलेक्शन होते हैं उनमें लोकल इश्यूज भी होते हैं और नेशनल लेवल पर भी कुछ चीजें होती हैं जो वोटर है वो देखता है। तो इससे अच्छे रिजल्ट्स जो हैं अभी भाजपा के जो हैं, क्या उम्मीद क्या है अश्विनी जी? आप भी प्रचार करके आए हैं राजस्थान में, राजस्थान में तो बदलाव आ रहा है, वो तो ऐसे मध्य प्रदेश में भी आ रहा है, मध्य प्रदेश में भी होगा। आपने देखा कि अच्छी वहां पे जो परफॉर्मेंस है भारतीय जनता पार्टी की रहेगी, ऐसे ही बाकी स्टेट्स के अंदर भी। और भारतीय जनता पार्टी जो काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, जो मोदी जी ने किया है, उसका असर भी पूरे देश के अंदर है। सैकड़ों कल्याणकारी योजनाएं जो इस वक्त मोदी सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, उसका डायरेक्ट बेनिफिट जो है वो आम गरीब, किसान, मजदूर, युवाओं, महिलाओं सबके पास वो पहुंचा है। तो लोग आकर्षित हैं और लोग मोदी जी का चेहरा भी देखते हैं और लोकल जो वहाँ की लीडरशिप है उनको भी देखते हैं। और हमें पूरी उम्मीद है, जैसे मैं राजस्थान से आया हूँ, राजस्थान में तो पूरा जो है वो भाजपा की वहाँ सरकार बनेगी, बदलाव होगा और ऐसे ही बाकी स्टेट्स के अंदर भी है। चलिए अश्विनी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।